Hello students, I am Ankit Beniwal and in today's lecture we will discuss about the important terms related to cropping system. So let's start. Cropping system, सबसे पहले क्या बात की हमने cropping system के बारे में ही पढ़ते हैं. तो cropping system क्या है? Cropping system एक important component है, एक हिस्सा है किसका? Farming system का. तो एक cropping system था जो हमें समझना था. अब एक नया नाम आ गया farming system. ओके तो हम एक डिफरेंस एक बार आगे देखते हैं. इट रिप्रेजेंट्स क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन फार्म एंड देयर इंटरेक्शन. अब एक नई टर्म हो रहा है ये क्रॉपिंग पैटर्न. तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिंग सिस्टम क्या है. ओके क्या है बच्चों? फार्मिंग सिस्टम. तो बेसिकली जो फार्मिंग सिस्टम होता है ना, एक एंटरप्राइजेस क्या होती है, मतलब कोई भी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे एक क्रॉप प्रोडक्शन एक अलग एंटरप्राइज है, एनिमल हस्बेंड्री एक अलग एंटरप्राइज है, मशरूम एक अलग एंटरप्राइज है और फिशरीज एक अलग एंटरप्राइज है. तो फार्मिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, बिग डिफरेंट एंटरप्राइजेस है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, वो एक सिस्टम है. सिस्टम क्या होता है बच्चों? जैसे क्लासरूम है, इसके अंदर लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, टीचर है और अदर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स है. तो ये क्या बना हुआ है? एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी आते हैं. ओके तो ये क्या है? एक सिस्टम. उसी हिसाब से फार्मिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री जो होती है उनका जो एक्सक्रीटा होता है, क्या डंग, मतलब जो गोबर होता है वो किस में यूज होता है? क्रॉप के लिए, एज अ मैन्योर, एज अ देसी खाद वो यूज हो रहा है. तो ये क्या है? और जो क्रॉप्स है उसके जो रेजिड्यूज है, तूड़ी तपाड़ी जिसको कहते हैं, जो अपने रेजिड्यूज है वो क्या हो रहे हैं? एज अ फीड यूज हो रहे हैं. किसके लिए? एनिमल्स के लिए अपने. तो क्या है? क्रॉप्स डिपेंडेंट है मैन्योर के लिए एनिमल्स पे और एनिमल डिपेंडेंट है फीड के लिए क्रॉप्स पे. इसी वे में अगर हम फिशरीज की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, वो किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है. ओके तो ये जो कनेक्शन है किसका? अ सेट ऑफ इंटरप्राइजेस का जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? फार्मिंग सिस्टम बना हुआ है. वो क्या है? फार्मिंग सिस्टम. अब अगला आता है अपना, क्या बात की थी हमने? क्रॉपिंग सिस्टम. क्रॉपिंग सिस्टम में बच्चों क्या है? क्रॉपिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं भी जो अपनी क्रॉप्स है, सब कुछ एंटरप्राइजेस नहीं लेना, सिर्फ क्रॉप का लेना है. बट सिस्टम कैसे बनेगा क्रॉप के अंदर? क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होएगा? सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस में मैनेजमेंट. ओके क्या है? प्लस में मैनेजमेंट. क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? अब समझो, जैसे कोई क्रॉप है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? हमें सिर्फ क्रॉप स्पेसिफिक देखना है. वो सोइल के साथ कर रही है, एटमॉस्फेयर के साथ कर रही है, ओके अपने जो क्लाइमेट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है. तो उस वे में हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं, भी कितनी इरिगेशन देनी है, कितना फर्टिलाइजर देना है, वीड्स कैसे उनसे वीड से कैसे छुटकारा पाना है. तो ये क्या है? अपना एक सिस्टम है. क्रॉप जिस जहाँ पे ग्रो कर रही है वो क्या है? एक सिस्टम जिसके अंदर एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है, सोइल के साथ किसी अदर वे में इंटरेक्ट कर रही है. तो ये था क्रॉपिंग सिस्टम. बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं क्रॉपिंग सिस्टम. जो क्रॉपिंग पैटर्न यूज हो रहे हैं ना, अब एक बार क्रॉपिंग पैटर्न और देख लेते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? जो ईयरली सीक्वेंस है. भी अभी मैंने राइस लगाई तो अगली बार मैं लगाऊंगा क्या? वीट. ओके ठीक है, इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कह देंगे. ओके तो हम बात कर रहे थे क्रॉपिंग सिस्टम की. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? फार्मिंग सिस्टम का. क्योंकि फार्मिंग सिस्टम के अंदर क्या आया? एक तो अपना क्रॉपिंग सिस्टम आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, फिशरीज आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपना क्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है फार्मिंग सिस्टम का. रिप्रेजेंट्स द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन फार्म एंड देयर इंटरेक्शन. जो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं फार्म के ऊपर अपने खेत के अंदर, उसकी इंटरेक्शन को भी हमें कंसिडर करना है. किसके अंदर? क्रॉपिंग सिस्टम में. विद फार्म रिसोर्सेज. क्या रिसोर्सेज है? जैसे लेबर है, इनपुट्स है और अदर फार्म एंटरप्राइजेस अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं विच डिटरमाइन देयर मेकअप. तो बेसिकली यही कहना चाहता है भी क्रॉपिंग सिस्टम जो अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो उनकी इंटरेक्शन के बारे में भी, एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, सॉइल के बारे में, सॉइल के साथ क्या इंटरेक्शन है,
जो इसकी स्टडी कर रहा है या जो ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, इस टर्म को, इस डेफिनेशन को, उसका नाम है क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अपना क्रॉपिंग पैटर्न। मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स, भी किस क्रॉप के अंडर में कितना एरिया है, ओके, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम in a unit area. It indicates the yearly sequence and spatial arrangement of crops and fallow in a area. Okay? जैसे मैं लिखता हूँ राइस वीट, ये क्या है क्रॉपिंग पैटर्न। राइस वीट भी मैंने खरीफ में तो राइस लिया और रबी के अंदर वीट लिया, तो ये क्या है अपना क्रॉपिंग पैटर्न। अब इसी को मैं किस एरिया के अंदर लिया, कौन सी इकोलॉजिकल जोन के अंदर लिया, सेमी एरिड में लिया या टेम्परेट में लिया या ट्रॉपिकल में, जैसे भी कोई सिस्टम होता है ना, उसका हम एनवायरनमेंट की बात करें, कौन सी ब्लैक सॉइल के अंदर लिया या एल्यूमिनियम सॉइल के अंदर लिया, जो भी हम इसकी इंट्रैक्शंस की बात करेंगे ना फॉर द सॉइल और एनवायरनमेंट के साथ, तो हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। अगर हम सीधा ही लिख रहे हैं राइस वीट, तो वो क्या है, वो सिंपली पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न भी ईयरली सीक्वेंस है हमारा, कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना क्रॉपिंग स्कीम। स्कीम क्या होता है, स्कीम का मतलब होता है बच्चों कुछ भी प्लानिंग करना। हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले एक स्कीम लगाते हैं, उससे पहले एक प्लान बनाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्रॉपिंग स्कीम इज बेसिकली ए प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स आर ग्रोन। भी हम पहले प्लान बनाएंगे, हम ये उगाएंगे, फिर उसके बाद में ये उगाएंगे। According to which a crop are grown on individual plots of a farm during a given period of time with the object of obtaining maximum returns। ठीक है, हमने क्या प्लान किया, अगर हम ये क्रॉप उगाएं और फिर उसके बाद ये वाली क्रॉप उगाई जा सकती है, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट इम्पेयरिंग सोइल फर्टिलिटी। भी सोइल फर्टिलिटी है वो भी खराब ना हो। Thus the cropping scheme is related to the most profitable use of रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड मैनेजमेंट। कौन से रिसोर्सेज, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट। ओके, तो क्या बात हो रही थी भी, क्रॉपिंग स्कीम क्या है, हम प्लान कर रहे हैं ताकि जो अपने रिसोर्सेज है उसको सबसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। ओके, अब ये हमने किया फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग स्कीम क्या है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। भी जो क्रॉपिंग सिस्टम था, बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसकी मैनेजमेंट और उसकी इंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके टाइप्स क्या है, सबसे पहले मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये इसके टाइप्स जो होते हैं। मोनो मतलब रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। साल भर साल के बाद हम सिर्फ एक ही एक क्रॉप उगाए जा रहे हैं उस सीजन के अंदर, उसको मोनोक्रॉपिंग कहेंगे या मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जैसे कि अपने टीक का जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या किया था, अपना फॉरेस्ट क्लियर करके उसके अंदर मोनोकल्चर कर दिया था, किसका, टीक का, जो एक क्या है, फॉरेस्ट ट्री। तो इस हिसाब से हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोनोकल्चर सीरियल्स का क्या हो रहा है, मोनोकल्चर सीरियल्स लोग ज़्यादा उगा रहे हैं। अब क्या चल रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मुहिम, भी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग क्रॉप्स उगाओ। ये होता है मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ एक क्रॉप लगाना, अगले साल भी वही क्रॉप लगाना, उससे अगले साल भी वही क्रॉप लगाना। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, 2 भी और ये 2 से ज़्यादा क्रॉप एक ही जमीन पर इन अ कैलेंडर ईयर, एक साल के अंदर उसी एक जमीन पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लेना इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये अगर अपनी अच्छी खासी फर्टिलिटी है लैंड की, इरिगेशन फैसिलिटी है, पानी की सुविधा है, तो हम 2 से ज़्यादा भी क्रॉप्स ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं रबी, खरीफ और जायद सीजन की। इट इज़ इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन स्पेस एंड टाइम डायमेंशन। इट इज़ इंटेंसिफिकेशन, क्या मतलब इसका, इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस के मतलब भी हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं, अपने छोटे से एरिया के अंदर ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्पेस के बारे में। अब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम में कैसे इंटेंसिफाई कर रहे हैं, भी एक साल के अंदर हम 2 की बजाय 3 क्रॉप ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन स्पेस एंड टाइम डायमेंशंस। इट इंक्लूड्स इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, अगर 2 क्रॉप्स उगाई जा रही है मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर तो उसको डबल क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है,
अगर 3 उगाई जा रही है तो उसको ट्रिपल क्रॉपिंग है, 4 उगाई जा रही है तो क्वाड्रपल क्रॉपिंग। ओके, अब 2 चीज़ें आती है, एक तो होता है कंपटीशन। अब हम क्या बात कर रहे हैं अभी, मल्टीपल क्रॉपिंग की। क्रॉप्स क्या एक साथ उगाई जा रही है, तो एक साथ उगाएंगे तो कैसे इंटरेक्शन करेंगे एक के साथ एक, या तो लड़ेंगे या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ओके, तो कंपटीशन इफेक्ट क्या है, द कंपटीशन ऑफ इंटरक्रॉप्ड स्पीसीज फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर रिसोर्सेज। द कंपटीशन इफेक्ट क्या है, अभी हमने 2 क्रॉप्स एक साथ उगाई तो वो क्या कर रहे हैं, अब एक साथ लड़ रहे हैं, किनके लिए, रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज क्या है, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है। कंप्लीमेंट्री इफेक्ट क्या है, भी हमने ऐसी 2 क्रॉप्स उगाई जिनकी नीड्स अलग है, जिनकी हैबिट्स अलग है, तो वो क्या करेंगी, लड़ेंगे तो नहीं, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करे। इफेक्ट ऑफ वन कंपोनेंट ऑन अनदर विच एनहांसेस ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, वो हार्म तो कर नहीं रहे बट कहीं ना कहीं वे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे जो अपनी पल्सेस है, पल्सेस को ऐसे इंटरक्रॉप यूज की जाए तो क्या करती है, लेग्यूम्स होती है ना, तो साइड की सीरियल वाली क्रॉप को क्या प्रोवाइड करवाएगी, नाइट्रोजन। जैसे कि वीट के अंदर हम चिकपी की इंटरक्रॉपिंग कर दें तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे अपने टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। अब हम इनको देखते हैं क्या होता है इंडिविजुअली। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद अ डेफिनेट रो पैटर्न। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, अभी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को हमने एक ही जमीन पे एक ही टाइम पे एक साथ ग्रो किया इन अ डेफिनेट रो पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विद अ डेफिनेट रो पैटर्न। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ आएगा, मेज को उगाया गया मूंग के साथ, 2 रोज तो हमने ली किसकी, मेज की, और 1 रो हमने किसकी ली बच्चों, 1 रो ली मूंग की। अगेन वही बात, हमने फिर ली 2 रो मेज की और 1 रो ली मूंग बीन की। तो मूंग क्या है, मूंग एक लेग्यूम क्रॉप है, मेज क्या है, मेज एक सीरियल क्रॉप है। ठीक है, तो लेग्यूम क्रॉप इसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, नाइट्रोजन, तो ओवरऑल यील्ड अपनी अच्छी होएगी। ठीक है, लाइट के लिए कंपटीशन नहीं है, मेज क्या ऊपर लंबी बढ़ती है, मूंग क्या नीचे छोटे होते हैं। ओके, तो ये अपना क्या होएगा, बेसिकली विद अ डेफिनेट रो पैटर्न करेंगे तो हम उसको इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। अब बात आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग पे। इज द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, सेम है 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाई जा रही है, इंटरमिंगल्ड विदाउट एनी रो पैटर्न। भी हमने मिक्स करके उगा दी, कोई रो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, भी 2 रो इसकी 1 रो इसकी, या 8 रो इसकी या 2 रो इसकी, इस टाइप से हमने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे जो अपने ड्राई लैंड एरियाज है ना, जहाँ पर जिसको हम रेन फेड एरियाज कह सकते हैं, जहाँ पर बारिश के भरोसे फसलें होती हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग होती है लगभग ऑलमोस्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग की ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। ओके, तो जैसे सीड्स को मिक्स किया ब्रॉडकास्टिंग करके और बारिश हो जाए तो फसलें हो जाएगी, जो जो होंगी उसको यूज़ किया जा सकता है हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए या फिर सेल के लिए भी। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का कंसेप्ट है। अगला है अपना सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग है, सीक्वेंस क्रॉपिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर। ओके, भी हमने जैसे सीक्वेंस क्रॉपिंग कर रहे हैं, जैसे वीट उगाया, पहले हम खरीफ की बात करते हैं, राइस उगाया, उसके बाद में हमने वीट उगा दिया। ये क्या है, एक कॉमन क्रॉपिंग पैटर्न है जो उगाया जाता है, इसको कहेंगे हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं एक साल के अंदर। ठीक है, और सीक्वेंस के अंदर अगर हम जायद सीजन की भी बात करें तो कौन सी क्रॉप्स आएगी, इसके अंदर हम जायद सीजन में कुछ और ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम जैसे कि वाटरमेलन या कोई भी गोड फैमिली की ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिफिकेशन इन टाइम एंड स्पेस। एक साल के अंदर हम 3 क्रॉप ले रहे हैं। ओके, फिर बात आती है पैरेलल क्रॉपिंग की। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। ओके, क्या है, डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट, भी उनकी हैबिट्स अलग हो और जीरो कंपटीशन हो उनके बीच में।
ऐसे एग्जाम्पल क्या है इनका, जैसे अपने मूंग और मेज का एग्जाम्पल क्या था इंटरक्रॉपिंग के अंदर। तो डिफरेंट हैबिटेट और जीरो कंपटीशन कैसे है बच्चों इसके अंदर, जैसे कि अपना जो मूंग है ना, जो अपना मूंग है उसका 30 से 35 दिन डेज आफ्टर सोइंग क्या आता है पीक न्यूट्रिएंट डिमांड, और 50 दिन के बाद किसका आता है मेज का। तो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो अपने 30 दिन में ले लेगा, और इसको चाहिए 50वें दिन अपने न्यूट्रिएंट्स किसके सोइंग के बाद में। तो ये क्या है जीरो कंपटीशन। अब अगली चीज आती है मल्टी स्टोरेड एंड मल्टी लेवल फार्मिंग या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग। कल्टीवेशन ऑफ 2 or more crops, more than 2 crops of different heights simultaneously on a certain piece of land in a certain period। एक ही जमीन के टुकड़े पे एक ही पीरियड एक ही टाइम पे कल्टीवेशन करें 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स का, किसको यूटिलाइज करके हाइट को, मतलब हम वर्टिकल स्पेस को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम टाइम एंड स्पेस के अंदर इंटेंसिफिकेशन कर दी, बट अब क्या कर रहे हैं वर्टिकल स्पेस को यूज कर रहे हैं। तो वर्टिकल स्पेस को जब हम यूज कर रहे हैं तो जैसे एक क्रॉप होगी अपनी कोकोनट की उगा दी, उसके नीचे हम बनाना ले रहे हैं, बनाना के नीचे हम कोई जैसे कि अपनी टर्मेरिक हल्दी होती है वो ले रहे हैं, एंड देन कोई अपनी मूंग बीन एंड लाइक स्मॉल, हम हाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि अपने जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट एंड एयर जो है ना उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसको क्या कहेंगे मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अपना इंटरक्रॉपिंग मिक्स्ड फार्मिंग मल्टी टायर्ड हो चुका है। अब बात आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम क्या यूज कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो नया कंसेप्ट आया है, इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो किस पे एम करता है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। हमारी नीड्स मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो हम हैं अपने नीड्स को पूरा करें, बट इस हिसाब से पूरा करें कि जो अपने रिसोर्सेज है वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे, कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना करें। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज जिनसे हम कुछ भी यूटिलिटी या कुछ भी सेटिस्फेक्शन लेते हैं, जिनको यूज़ करते हैं। तो क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों लिमिटेड, सीमित है, धरती के ऊपर क्या है रिसोर्सेज लिमिटेड, तो हमें उसको इस वे में यूज़ करना है कि हम भी उनसे अपना भी काम चल जाए और अपनी आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम यूज़ करेंगे उसको कहेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये क्या कहता है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, जो हम स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट करते हैं, इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। भी हमें सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हमें क्या करना है, जो अपना एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसको देखते हुए उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनका भी ध्यान रखना है। जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उससे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स है अपने इकोसिस्टम के अंदर वो किल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, एक तो इकोसिस्टम, ये क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली साउंड मेथड। इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली साउंड मेथड। भी इकोलॉजिकली भी अच्छा है और इकोनॉमिकली भी ये अपने लिए अच्छा है, ठीक है। ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट है अपना कंट्यूर फार्मिंग। कंट्यूर फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग sloped land along lines of consistent elevation in order to conserve rainwater and to reduce soil losses from surface। okay, कंट्यूर फार्मिंग क्या होता है, जैसे ये कंसेप्ट है पहाड़ी इलाकों पे जो खेती होती है ना, जैसे कि टेरेस फार्मिंग पड़ा हुआ जिसको क्या कहते हैं सीढ़ी नुमा फार्मिंग, इस सीढ़ी नुमा फार्मिंग को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। अब कंट्यूर फार्मिंग ये है जैसे कि हम सीढ़ी नहीं बना पा रहे, क्या होता है ये जैसे स्लोप है, पहाड़ है, इसको हम ऐसे काटेंगे किस फॉर्म में, सीढ़ी नुमा फॉर्म में, ऐसे काट के ये क्या है सीढ़ी नुमा फार्मिंग करते हैं।
बट इसको ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये कोई पहाड़ है, इस पे जो ऐसी लाइंस ड्रॉ करेंगे, कैसी लाइंस, ये पहाड़ है, इस पे कैसी लाइंस ड्रॉ करेंगे जो सेम एलिवेशन को मिलाती हो, मतलब जो सेम एलिवेशन जो उभरे हुए हैं ना, भी एलिवेशन एरियाज, कंटिन्यूस लाइन किसको कहेंगे, कंसिस्टेंट एलिवेशन, जो सेम एलिवेशन जो सेम हाइट पर होती हो वो लाइंस। जैसे कि ये है, ये कंट्यूर लाइन है, ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे ये मतलब 2 मीटर की हाइट पे है पूरा रास्ता, जैसे मैंने ऐसे लाइन बना दी, ये भी 2 मीटर की हाइट पे है, तो ये कंट्यूर लाइंस है। तो कंट्यूर लाइंस का क्या कंसेप्ट है, अभी जो हम माउंटेन पे सोइंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं पहाड़ों पर, तो उसके अंदर कंट्यूर लाइंस बना लेते हैं। भी ये जो एरिया है ना, ये सेम एलिवेशन का है, इस पे हम ऐसे करके कल्टीवेशन कर देंगे तो क्या होगा, कल को रेनफॉल हो तो एकदम से सोयल इरोजन ज़्यादा नहीं होगा, पानी खड़ा रहेगा। तो ये होता है कंट्यूर फार्मिंग। तो क्या है, टिलिंग स्लोप्ड लैंड, टिलिंग मतलब भी कल्टीवेशन करना है किसका, स्लोप्ड लैंड भी जिसके अंदर स्लोप हो, स्लोप किसके अंदर होता है, हिल्स के अंदर। तो टिलिंग स्लोप लैंड चूंकि माउंटेन्स और हिल्स पे यूटिलाइज किया जाता है कंट्यूर फार्मिंग का कंसेप्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली टिलिंग अलोंग द कंट्यूर लाइंस, उसको कहेंगे हम कंट्यूर फार्मिंग। इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो रेन वाटर है वो एकदम स्लोप के साथ नीचे नहीं जाएगा, वो क्या होएगा, कंजर्व होएगा, वहीं जो हमने कंट्यूर लाइंस पे पौधे लगाए हैं, क्रॉप लगाए, वो एब्जॉर्ब कर लेगी नीचे। एंड टू रिड्यूस सोइल लॉसेस फ्रॉम सरफेस इरोजन, भी जो रेन वाटर है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो मिट्टी है वो पानी के अंदर घुल के नीचे नहीं जाएगी, इसको क्या कहते हैं, इरोजन। सोइल इरोजन से हमें बचा रहा होगा किसमें, कंट्यूर फार्मिंग में। These objectives are achieved by means of furrows, crop rows and wheel tracks across the slope, all of which act as a reservoir to catch and retain rainwater, thus permitting increased infiltration and uniform distribution. Infiltration क्या होता है और कैसे हम कंट्यूर फार्मिंग करते हैं, जैसे कि जो सेम एलिवेशन की जो एरियाज है ना, भी सेम एलिवेशन है इस एरिया में, अब जो पानी है वो नीचे ना जाए, कुछ थोड़ी थोड़ी डोलियाँ जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी बंड्स हम बना देंगे ताकि वो पानी वहीं पे खड़ा रहे, स्लोप के साथ नीचे ना जाए। जैसे ये स्लोप है ऐसे पहाड़ का, तो इसके अंदर एक कंट्यूर लाइन ऐसे बना दी, तो मैंने यहाँ पे बंड्स बना दी, सेकंड कंट्यूर लाइन ऐसे आ गई, यहाँ पे बंड्स बना दी, तो ये जो एरिया है ना वो क्या होगा, इक्वल स्लोप का, तो पानी वहाँ पे बंड्स जो हमने डोलियाँ बना दी है उसके कारण वहाँ पे खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट मतलब कि उसके जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे सोइल इरोजन से भी अपना बचारा हो जाएगा, किसका, जमीन का। कंट्यूर फार्मिंग, इससे क्या, सोइल इरोजन कम हो जाएगा तो अपने जो होती है ना लैंडस्लाइड्स वो भी कम हो जाएगी। अगला अपना है टर्म क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग अ सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। भी अगर अब की बार हम जैसे वीट उगा रहे हैं तो अगली बार उसके अंदर क्या उगाएंगे, मस्टर्ड, इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है कि ये मेंटेन करता है फील्ड फर्टिलिटी को। क्यों करता है, क्योंकि जो अलग अलग क्रॉप्स है उनकी अलग अलग सोयल रिक्वायरमेंट्स है, सोयल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण एक ही न्यूट्रिएंट की एक्सेसिव डिमांड नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, वीट उगाया तो वीट अलग रिक्वायरमेंट है उसके न्यूट्रिएंट्स की, क्या है वो, एक सीरियल क्रॉप है, और मस्टर्ड क्या है, एक ऑयल सीड है, इनकी क्या है, अलग रिक्वायरमेंट्स। तो अब की बार हमने वीट उगाया तो अगली बार उसके अंदर क्या उगाएंगे, मस्टर्ड। जैसे अब की बार हमने कॉटन उगाया है तो अगली बार उसके अंदर क्या उगाएंगे, क्लस्टर बीन। तो ये जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ना, जो क्रॉप रोटेशन है वो अपोजिट है किसके, मोनोकल्चर के। हमें मोनोकल्चर नहीं करना है क्रॉप का, हमें क्या करना है, क्रॉप रोटेशन। ये किस चीज़ के अंदर आएगा, ये जो हम चीज़ें सोच रहे हैं मुझे ये नहीं करना, मुझे क्रॉप रोटेशन करनी है। ये मैं क्या लगा रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लान। तो क्या ये क्रॉपिंग स्कीम लगा रहा हूँ मैं भी, मुझे क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना, किस चीज़ से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था क्रॉपिंग स्कीम की। अब नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब भी जो अपनी खेती बाड़ी है, और फॉरेस्ट्री का मतलब जो हम पेड़ उगा रहे हैं। ओके, सिंपली ये मतलब इसका। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इज अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम,
भी हम लैंड को किस वे में यूज़ कर रहे हैं, कितना पोर्शन में पेड़ लगा रहे हैं, कितना पोर्शन में और क्या क्या सिस्टम सब कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे लैंड यूज सिस्टम है। एंड प्रैक्टिसेस इन विच वुडी पेरेनियल क्या है, बेसिकली वुडी पेरेनियल का मतलब है ट्रीज, जिसको और किसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, ट्रीज को क्रॉप्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ। ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट, एक ही लैंड पे हम क्रॉप्स को या एनिमल्स को रेज कर रहे हैं ट्रीज के साथ। द इंटीग्रेशन कैन बी आइदर इन स्पाटियल मिक्सचर और इन टेम्पोरल सीक्वेंस, भी या तो स्पेस में इतने में ये लगा दिया, इतने में हमने क्रॉप लगा दी, इतने में ट्रीज लगा दी, इसको हम क्या कहेंगे स्पाटियल मिक्सचर, भी स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। और टेम्पोरल मिक्सचर सीक्वेंस के अंदर क्या है, भी एक बार हम ट्रीज ले रहे हैं और उसके बाद में उसके अंदर क्रॉप ले लेंगे, यह है टेम्पोरल सीक्वेंस। देयर आर नॉर्मली बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन, ठीक है। ट्रीज के ऊपर क्या आएंगे, बर्ड्स, अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आएंगे और अदर ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, जिससे के कारण क्या हो रहा है, इकोसिस्टम मेंटेन हो रहा है। और इकोनॉमिक कैसे है, इकोनॉमिक हम भी अपना ट्री क्या यूज कर रहा है, वर्टिकल स्पेस, जो वर्टिकल स्पेस है, वर्टिकल स्पेस को यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन सी फार्मिंग है, मल्टी टायर्ड फार्मिंग का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इकोनॉमी तो अपनी वैसे भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक तो हम हाइट को यूज कर रहे हैं, दूसरा हम जो ट्रीज की जड़ें होती है वो क्या जाती है काफी गहरी, तो इसका क्रॉप की जड़ों के साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा, किस लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और सनलाइट का कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि वो ट्री ऊपर तक जा रहा है। तो क्या है ये, इकोनॉमिक तो है ही है, बट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी है, किसके बीच में, वुडी प्लांट्स, वुडी पेरेनियल्स मतलब अपने ट्रीज, और नॉन वुडी कंपोनेंट्स जैसे कि अपने एनिमल्स और प्लांट्स। तो हम बार बार बात आई कि अपने एक तो प्लांट और एनिमल, ठीक है, प्लांट भी हो सकते हैं या एनिमल भी हो सकते हैं, किसके अंदर, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। अगर प्लांट हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे, एग्रो सिल्वीकल्चर सिस्टम, सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है। और अगर सिर्फ एनिमल्स होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर एनिमल्स होंगे किसके साथ, ट्रीज तो दोनों के अंदर होंगे ही, तो हम लिखेंगे सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम, ठीक है। एग्रो मतलब अपनी जो फसलें हैं, और सिल्वी मतलब जो अपने ट्रीज है, तो फसल जो अपनी फसलें हैं उनको ट्रीज के साथ उगा रहे हैं, तो हो गया एग्रो सिल्वीकल्चर सिस्टम। और सिल्वो अगेन वही अपनी जो ट्रीज है, और पेस्टोरल क्या होता है, पेस्टोरल भी अपने जो गाय भैंस को चराते हैं ना खुले में, उसको हम पेस्टोरल कहते हैं। तो सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, फिर हमने ट्रीज लगा रखे, उसके बीच में हमने फॉडर रेज कर दिया, और अपने जो एनिमल्स है वो खुले में, जैसे काउज और बफेलोज है वो खुले में चर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एले क्रॉपिंग की। एले क्रॉपिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली ये है भी जो अपने ट्रीज है, ट्रीज की रोज है, उसके बीच में जो हम क्रॉप ले रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन जो शेड लविंग क्रॉप्स जो अपनी होती हैं वो एले क्रॉपिंग में आती है, ठीक है। तो इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जा रहा है, सन सिस्टम्स। एले क्रॉपिंग समटाइम्स रेफर टू एज सन सिस्टम और फॉर्म ऑफ इंटरक्रॉपिंग। क्या है ये, इंटरक्रॉपिंग का तो फॉर्म है ही, क्योंकि दो हमने क्या लगाए, दो जो ट्रीज की रोज हैं उसके बीच में क्या ले रहे हैं, अपनी जो क्रॉप्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, तो इंटरक्रॉपिंग तो है ही, बट हमने इसके अंदर ट्रीज का यूज किया, ओके। तो इसको दूसरे टाइप से सन सिस्टम भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या नाम है इसका, एले क्रॉपिंग। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसे मैं बात कर रहा था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, उसी टाइप से ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है और उसी टाइप से पर्माकल्चर होता है। तो इनके बारे में देखते हैं। द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है, क्योंकि हमें इसके अंदर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करने पड़ेंगे। अपनी लैंड क्या है, खुद ही न्यूट्रिएंट्स को रीन्यू कर लेती है।
ग्रीन मैन्योर को अप्लाई करना, कंपोस्ट को अप्लाई करना, कंपोस्ट मतलब जो खाद है अपनी देसी मैन्योर, और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज़ करना। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने को इकोनॉमिकली हार्म कर रहा हो किसी ना किसी वे में, चाहे वो चूहा हो चाहे कोई इंसेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चूहे के लिए हम यूज़ करेंगे रोडेंटिसाइड, ओके। इसका एक इम्पोर्टेंट नाम होता है एल्यूमिनियम फोस्फाइड। एल्यूमिनियम फोस्फाइड इज एन इम्पोर्टेंट रोडेंटिसाइड, ओके। रोडेंटिसाइड हो गया, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगस के लिए फंगिसाइड हो गया। तो उसी वे में हमें ये यूज़ नहीं करने की, इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमें क्या यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल मेथड्स है, किसी एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। या हमने कोई फॉर्मुलेशन है, कोई देसी नीम का एक्सट्रैक्ट है, और एक ब्रह्मशास्त्र जिसको कहते हैं, काउ यूरिन नहीं होता, गाय का यूरिन और डंग के अंदर से कुछ कंपोजिशंस करके एक नेचुरल तरीके ढूंढे गए हैं किसको? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। टू मेंटेन सोइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, साथ के साथ अपने पेस्ट भी कंट्रोल हो जाए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स और स्ट्रिक्टली लिमिट्स द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जिसके अंदर अपने हर्बिसाइड भी आ जाएंगे, इंसेक्टिसाइड भी आ जाएंगे, फंगिसाइड्स भी, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं आजकल क्रॉप्स के अंदर वो भी नहीं होंगे। लाइफ स्टॉक के अंदर जो एंटीबायोटिक्स, जो गोलियां और डीवॉर्मिंग की, जो जिनसे पेट साफ होता है, डीवॉर्मिंग कहते हैं जिनको, डीवॉर्मिंग की गोलियां जो कीड़ों की गोलियां देते हैं, उनका भी हमें यूज़ नहीं करना है। फूड एडिटिव्स यूज़ नहीं करने। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे बीटी कॉटन है, जिसके अंदर कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके जीन डाला गया हो, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करने। रिलाइज ऑन द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, साइकिल्स अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस, अपने लोकल कंडीशंस को देखते हुए हम ग्रो करेंगे, ना कि पॉली हाउस के अंदर हम कुछ भी ग्रो करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो अपने लोकल कंडीशन के अंदर सूट कर रहा है उस चीज़ को ग्रो करेंगे। रेदर देन द यूज ऑफ इनपुट्स विद एडवर्स इफेक्ट, भी हम इनपुट्स डाल के कुछ प्रोडक्टिविटी तो ले रहे हैं, बट वो इनपुट्स इन अ लॉन्ग वे अपने एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड और ये क्या शो करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? भी हम जैसे वीट के अंदर, राइस के अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है? इंसेक्टिसाइड जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं किसके अंदर? फूड चेन के अंदर, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन हमारे अंदर भी धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बनती है। एक एग्जांपल सुना, जो वल्चर होते हैं, वल्चर क्या होते हैं? गिद्ध ना, गिद्ध, जो वल्चर जो होते हैं ना, गिद्ध, गिद्ध क्या होते हैं? मूवीज में आपने देखा होगा, भी कोई सी एनिमल की डेथ होगी तो जो ऊपर जो पक्षी जो होते हैं ना, उनको वल्चर कहते हैं। वो क्या करते हैं? एक टाइप से अपने इकोसिस्टम को क्लियर करते हैं, वो उनको मतलब ईट अप करते हैं एनिमल्स को। बट अब उनकी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, आई मीन टू से बिल्कुल कम हो चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है नेशनल लेवल पे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है डीडीटी, डीडीटी। और जो हम डीवॉर्मिंग की गोलियां यूज़ करते हैं, डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स यूज़ करते हैं, किसके लिए? लाइफ स्टॉक के लिए, ठीक है। जो पेट की कीड़े मारने के लिए जो हम लाइफ स्टॉक के अंदर यूज़ करते थे, डीडीटी अभी बैन हो चुकी है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो गई। बट जो हमने यूज़ किया, उसको टैबलेट दी, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। तो जो अपना ट्रोफिक लेवल जो होता है, अभी सबसे ऊपर ट्रोफिक लेवल किसका होता है? वल्चर जो है टॉप ट्रोफिक लेवल का है। तो उसके अंदर वो एक्यूमुलेशन क्या होगी? सबसे ज़्यादा, तो उसकी डेथ होनी स्टार्ट होगी। उससे उसकी वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रखी है अभी। तो वल्चर की पॉपुलेशन कम होगी तो अपने जो एनिमल्स है वो ऐसे ही सड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से फंगस और बैक्टीरिया और अदर डिजीज़ जो फैल रही है। तो एक हिसाब से अपना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो मतलब हर एक वे में अलग अलग इंसेक्टिसाइड ने, जैसे ये एक एग्जाम्पल बताया, और हर्बिसाइड्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, या अपने जो फर्टिलाइजर्स है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो अपने जो बारिश के पानी के साथ या तो बह जाएंगे या ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएंगे। अगर वो ग्राउंड वाटर के अंदर जा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेंगे। सबसे ज़्यादा
आर्सेनिक जो है वो कंटेमिनेट करता है और डेंजरस होता है। पंजाब और यूपी का जो पानी है ग्राउंड वाटर वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है। ओके, और जो ये तो नीचे चले गए या रन ऑफ, मतलब भी पानी के साथ जो अपना फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड है वो बह जाएगा। अगर बह रहा है पानी के साथ वो कहाँ पे इकट्ठा होएगा, या तो पॉन्ड के अंदर या ओशियंस के अंदर। जो पॉन्ड और ओशियंस के अंदर किसको इफेक्ट करेगा, मछलियों को। मछलियों को बच्चों देखो कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे अपना फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, यूरिया, मतलब बेसिकली हम सिंपली कह दें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो पॉन्ड के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो जो अपना पॉन्ड है उसके अंदर ऊपर जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स आ जाएंगे। तो जो अपने ऑक्सीजन जाती है, जो सनलाइट जाती है वाटर की लेयर से, वो कम हो जाएगी। तो फिशेस जो नीचे होंगे उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो जो हैवी जो एक्वेटिक प्लांट्स की वाटर बॉडीज के ऊपर ग्रोथ हो चुकी है उसकी वजह से अपने ऑक्सीजन सनलाइट नीचे नहीं पहुंच रही, तो फिशेस की डेथ हो जाएगी। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। ओके, तो फर्टिलाइजर का मैंने बताया, अगर रन ऑफ होकर वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर रहा है तो वो है यूट्रोफिकेशन। अगर इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है तो वो क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो मतलब काफी रीजंस है भी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ सोचना पड़ रहा है, पहल रखनी पड़ रही है हमें। इन द सेंस गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, कदम उठा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, बट दिक्कत सिर्फ हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो इसको भी धीरे धीरे ओवरकम किया जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है अपना। पर्माकल्चर क्या होता है, पर्माकल्चर इज वेरी सिमिलर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जा रहा है। इट इज अ सिस्टम ऑफ डिजाइन वेयर ईच एलिमेंट सपोर्ट्स एंड फीड्स अदर एलिमेंट्स। ओके, अल्टीमेटली एमिंग ये क्या है भी, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एंटरप्राइजेस है अपने एक मतलब इस सिस्टम के अंदर, फार्मिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, अपने क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट का जनरेशन है और वेस्ट जो मटेरियल हो रहा है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो इकोसिस्टम बना रहता है। अल्टीमेटली एमिंग एट सिस्टम्स दैट आर वर्चुअली सेल्फ सस्टेनिंग एंड इनटू व्हिच ह्यूमंस फिट एज एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, पर्माकल्चर सिंपली यही चीज है कि हम ऐसे सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, किसी एक चीज का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे चीज के लिए इनपुट यूज हो, और इसका जो इनपुट है, जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो उसके किसी अगली चीज के इनपुट की तरह यूज हो सके। तो मतलब वेस्ट एज एन इनपुट हमें यूज करना है। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू ऐड कर दी किसकी, वेस्ट मटेरियल की। वेस्ट मटेरियल से भी हम पैसा कमा रहे हैं। तो ये पर्माकल्चर का कंसेप्ट है, सिमिलर है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इसका दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है, जीरो बजट फार्मिंग। बजट क्या होता है, लेना देना पैसा, ठीक है, जो अपना आमदनी होती है, कितना खर्चा है कितना आमदनी है। तो जीरो बजट फार्मिंग से क्या मतलब है, अभी अपना जो इनपुट है उसकी कॉस्ट जीरो आ रही है। क्यों कॉस्ट आ रही है उसकी जीरो, क्योंकि हम इनपुट एज अ जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अपने फार्म पे बना हुआ मटेरियल है, उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा बाहर से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल दिक्कत क्या है, कमर्शियल फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जीरो बजट फार्मिंग का कंसेप्ट भी है, किसके लिए, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए। तो क्या है, हमने कुछ टर्म्स याद की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, जीरो बजट फार्मिंग, इको फ्रेंडली फार्मिंग। इन सब का कंसेप्ट क्या है, जो अपनी कन्वेंशनल जो फार्मिंग है, जो केमिकल फार्मिंग है, उससे टोटली अपोजिट है। ओके, डिफोरेस्टेशन का आप सबको पता ही होगा, लास्ट में हम बात कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और द ट्रीज इज नोन एज द डिफोरेस्टेशन, और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज व्हाट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज एफोरेस्टेशन। ओके, अब बात आती है एग्रो इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या होता है, इको का मतलब होता है, इको का मतलब हो गया हाउस या फिर ड्वेलिंग, रहना। अलॉजी का मतलब हमें पता है क्या, स्टडी, स्टडी ऑफ हाउस,
भी हाउस क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसकी स्टडी करना हमें। तो इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी मतलब भी जो अपना इकोसिस्टम है, एग्रो इकोसिस्टम, उसको मेंटेन करना। जैसे जहाँ पर क्रॉप ग्रो हो रही है उसके हमें इस हिसाब से मेंटेन करना है कि उस क्रॉप के साथ जो ऑर्गेनिजम्स और है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है, उनकी भी हम केयर करें। जैसे हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो सारे ऑर्गेनिज्म, हमें नहीं पता भी कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा हार्मफुल, पेस्टिसाइड सबको खत्म कर देगा। तो एग्रो इकोलो इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फ्यूल, फाइबर एंड अदर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिकल यूजेस जिनका होता है। द टर्म एनकम्पासेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ अप्रोचेस एंड साइंटिफिक प्रैक्टिस। सिंपली इसका यही मतलब है क्या कि एग्रो इकोलॉजी भी, एग्रो इकोसिस्टम जो है, हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपनी एग्रो इकोलॉजी को मेंटेन करके रखें। लास्ट अपना है सिल्वी पेस्चर। सिल्वी पेस्चर की हम बात कर चुके हैं। सिल्वी मतलब ट्रीज, पेस्चर मतलब जो खुले में अपने जो पशु चरते हैं। तो सिल्वी पेस्चर कंबाइन लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, क्या है, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग ऑन फॉरेज क्रॉप एंड पास्चर विद इन एन एक्टिवली मैनेज्ड ट्री क्रॉप। मतलब ट्री क्रॉप के अंदर हमारे जो लाइव स्टॉक है वो ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं। ओके, कैटल है, शीप है या गोट्स है, आर द मोस्ट कॉमन लाइव स्टॉक इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिल्वी पेस्चर सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से लाइव स्टॉक अपने, कैटल है, शीप है, गोट्स है, बफेलोज एंड काउस आर ऑल्सो देयर। और ये क्या है, दे मे बी डिप्लॉयड एंटायरली विद इन अ प्राइवेट भी हो सकता है या वुडलॉट भी हो सकता है। सिल्वी पेस्चर थ्रू कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स बिटवीन फॉरेस्ट लाइसेंसेस एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शंस ऑन पब्लिक लैंड्स। ये लास्ट की 2-3 लाइन में बेसिकली ऐसे करिए, ये सिस्टम कहाँ होता है। कई कंट्रीज में भी गवर्नमेंट जो एरिया है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट है, उसके अंदर भी ग्रेजिंग की जाती है। कई में किसी के पब्लिक लैंड है, पंचायत की ज़मीन है, वहाँ पर भी ग्रेजिंग हो रही है जहाँ पर ट्रीज भी लगे हुए। तो बेसिकली यही हमें सिर्फ इतना समझना है अभी सिल्वी पेस्चर सिस्टम होता क्या है। अब हम देखते हैं ये देखिए ये क्या है। हम एक बार रिकैप्चर करते हैं जो आज की क्लास में किया। हमने क्या किया, टर्म्स एसोसिएटेड विद द क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम ने मैंने क्या बताया था, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस में मैनेजमेंट जो होती है या फिर इंट्रैक्शन कह दो, क्या जो मैनेजमेंट होती है। क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस में मैनेजमेंट। मतलब जो अपना क्रॉप है उसका क्या सिस्टम है, सिस्टम मतलब ही कैसे वो इंटरेक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर के साथ, कैसे वो इंटरेक्ट कर रही है सॉइल के साथ, कब उसको पानी चाहिए, कब उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप होगी, सबको हम पढ़ते हैं तो वो है क्रॉपिंग सिस्टम। और क्रॉपिंग पैटर्न इज बेसिकली एक अपना क्या है, सीक्वेंस है, अभी कौन सी क्रॉप उगाई गई है, आगे कौन सी उग रही है। जैसे वीट एंड राइस का मैं बार बार बता रहा हूँ, आई मीन इसको राइस एंड वीट लिखते हैं। ओके, वीट एंड राइस नहीं होगा, पहले खरीफ की क्रॉप होती है वो लिखी जाती है, राइस एंड वीट। ये क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। अब अगला है यहाँ पर क्रॉपिंग, ये क्या है, हमने सिस्टम की बात कर ली, हमने पैटर्न की बात कर ली, ये है फार्मिंग सिस्टम। जैसे कि अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉप की और न्यूट्रिएंट्स है और एक अपना क्या है एनवायरनमेंट, ये सूरज हो गया। ओके, ये क्या होएगा, ये अपना क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, ये अपना है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या बताया था मैंने, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसका, फार्मिंग सिस्टम का। और फार्मिंग सिस्टम में क्या आएगा, जैसे अपनी एनिमल्स है, इनसे क्या मिल रहा है, हमें मैन्योर मिल रहा है। मैन्योर हम सोइल में डालेंगे, सोइल से हमें क्रॉप के अंदर फ़ायदा होगा, फ़ायदे से हम अपना जो हार्वेस्ट लेंगे वो हार्वेस्ट अपने स्टोरेज के लिए फैक्ट्रीज में जाएगा। वही फैक्ट्रीज में हमें क्या मिलता है, एनिमल के लिए फीड मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली हम इसको फीड की तरह यूज़ कर लेंगे, जैसे अपना खल बिंदोल आता है, या फैक्ट्रीज से हमें फीड मिलेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर जैसे हम इसके अंदर फिशरीज भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने इसको मशरूम भी यूज़ कर लिया, जैसे कि अपने क्रॉप का जो रफेज हो गया ना, जो क्रॉप का रेजिड्यू हो गया, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग। ठीक है, मशरूम फार्मिंग वो क्या हमारे फैमिली नीड्स के लिए काम आ रहा है। फैमिली किस में काम आ रही है, फैमिली लेबर कर रही है, लेबर करके
वो पशु का पालन कर रही है या क्रॉप का कल्टीवेशन कर रही है। तो ये क्या है, एक सिस्टम है इंटीग्रेटेड, इसको हम कहेंगे फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पिक्चर क्लियर नहीं है, देखो इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है। ये क्या है, ये डेट पाम है, ठीक है। ये क्या है, ये बनाना की प्लांटेशंस है, ठीक है। और ये है हल्दी, और नीचे हमने मिर्ची लगाई हुई है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या है, ये है मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग सिस्टम। हम इसके अंदर क्या वर्टिकल स्पेस जो है उसको यूज कर रहे हैं। इसकी जड़ें काफी नीचे जाएंगी, बनाना की ऊपर रहेंगी, हल्दी की भी थोड़ी ऊपर रहेंगी, और जो अपनी चिल्ली है उनकी बिल्कुल ऊपर रहती है। तो हम क्या करें, नीचे जो रूट डेप्थ है सोइल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और अपना जो सनलाइट आ रही है उसका भी सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन करें, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इससे क्या होएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जब भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, अपनी इनकम। तो ये कौन सा सिस्टम है बच्चों, ये है वर्टिकल सिस्टम या फिर मल्टी टायर्ड सिस्टम। कितने टायर यूज किए हमने इसके अंदर, टायर एक जो अपना डेट पाम है, अपना हल्दी है, और अपना जो बनाना है 3, और एक जो मिर्ची नीचे लगाई हुई है। 4 टायर का हमने यूज कर लिया सिस्टम इसके अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये था मल्टी टायर सिस्टम। ये क्या है, ये क्या कौन सी क्रॉप है ये, इसको क्या कहेंगे, ये होता है टेसल। और नीचे ये जो बुट्टा दिख रहा है ना, बुट्टा मक्खी, इसको कहते हैं सिल्क। ये हमने लगा रखी है 3-4 रो किसकी, मेज की। फिर हमने क्या लगाया, मूंग भी 2 रो, फिर अगेन मेज। ये क्या है, ये इंटरक्रॉपिंग है। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेट रो पैटर्न। अब ये क्या है, इसके अंदर भी इंटरक्रॉपिंग है। ये हमने ट्रीज लगा रखी है और बीच में हमने वीट लगा दिया। ओके, ये क्या है, एक इंटरक्रॉपिंग है। इस इंटरक्रॉपिंग को हम और क्या कह सकते हैं, एले क्रॉपिंग। हमने बात की थी क्या, एले क्रॉपिंग या फिर सन सिस्टम। ओके, एले क्रॉपिंग या सन सिस्टम। अब नेक्स्ट है अपना, ये क्या है बच्चों, ये ट्रीज है, और ये क्या है, अपनी वीट क्रॉप। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये अपना है एग्रो फॉरेस्ट्री सिंपली कह सकते हैं, बट पर्टिकुलरली हम इसको कहेंगे एग्रो सिल्वी कल्चर सिस्टम। एग्रो सिल्वी कल्चर सिस्टम। अब अगला देखिए, हमने ट्री क्रॉप्स ग्रो की हुई है, और साथ में क्या हो रहा है, एनिमल्स की ग्रेजिंग। ये अपना क्या है, फोरेज। ये है अपना फोरेज, या जिसको पास्चर लैंड कहेंगे, जहाँ पर पशु खुले में चरते हैं, पास्चर लैंड। ओके, तो ये क्या सिस्टम है, इसका भी मैंने बताया था आपको। ये है सिल्वो मतलब ट्री, और पेस्चोरल सिस्टम। ओके, तो ये दोनों ही क्या है, इन दोनों को ही हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दोनों ही अपने सिस्टम है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Okay, this was all for today's lecture. We will continue in the next lecture regarding the upcoming topics. Thank you.